हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब भाई। वेक्टर एंड 3D ये दो चैप्टर करने के बाद हमारे 14 नंबर हो जाते हैं पक्के। आई होप आपने प्लेलिस्ट में से वेक्टर देख लिया होगा और आज हम 3D की तरफ चलने वाले हैं। तो भाई मैं अमन कुमार आप लोगों को 100 में से 100 मार्क्स दिलाने का जो प्रॉमिस कर चुका हूं, उसी सिलसिले में हम अगले चैप्टर 3D पे आ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के 3D को करते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले एक बार समझ लेते हैं इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में डीआर और डिसीज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस समझाऊंगा, एंगल बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है वो सीखो। भाई मैं आपको इमेज वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ध्यान से सुन लो, इमेज वाले क्वेश्चन और उसके साथ साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इमेज वाला मैंने इस वीडियो के सबसे लास्ट में कवर अप करा है, ठीक है। और बात रही पॉइंट वाले क्वेश्चन की जिसमें इंटरसेक्शन होता है, वो भी लास्ट में रहेगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा चैप्टर को शुरू करने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, तो देखो हमने इसके बारे में ना थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया था कि डी आर्स क्या होते हैं, डिसीज क्या होते हैं। आज पूरा पढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहले डी आर्स क्या होते हैं, डी आर्स क्या होते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। अब ये होते क्या है, जरा तसल्ली रखो, सब समझ में आएगा। और यहीं पर होते हैं डिसीज। डिसीज शॉर्ट में लिखते हैं इसे हम इस तरीके से, जिसका मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। अभी ये क्या होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था इसके बारे में, फिर से शुरू से बताता हूं। देखो भाई, डायरेक्शन रेशियोज, जैसे आप कोई भी वेक्टर बनाते हो, लेट्स से ए बी वेक्टर, उसमें जो वैल्यू लिखी हुई होती है 2, 3J, 4K ऐसे लिखा हुआ होता है ना। तो ये 2, 3, 4 इस चीज को डी आर्स बोला जा सकता है। ये जो वैल्यूज होती है सिंपल, सही है। इसी से डिसीज कैसे बनता है, आओ एक एक करके समझते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। समझना, पहला केस कि मुझे डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं ABC। क्या दिया हुआ है? ABC। अगर मुझे इसी का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? इन्हीं ABC को इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब आपको याद आ रहा होगा यूनिट वेक्टर बिल्कुल वही है, कुछ फर्क नहीं है। तो यूनिट वेक्टर इस तरीके से मैग्नीट्यूड करके डिवाइड करता था भाई, वही करना है यहां पर भी, वही करना है आपको भी। देखते जाओ भाई, देखते जाओ। पहला केस समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा केस होता है कि मान लो मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, P दे दिया x1, y1, z1, Q दे दिया x2, y2, z2। समझते चलना, इस तरीके से लाइन है, यहां पर P है, यहां पर Q है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस लाइन के डी आर्स बताओ, यानी डी आर्स ऑफ PQ बताओ, पूरी बात सुनना बच्चों, डी आर्स ऑफ PQ बताओ। तो डी आर्स ऑफ PQ कैसे बताओगे आप? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप x2 में से x1 को माइनस करोगे, y2 में से y1 को माइनस करोगे, और z2 में से z1 को माइनस करोगे। ये भी आपका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये हो जाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज। इसी से अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस बनाना चाहते हो तो पहले आप PQ का डिस्टेंस निकालोगे, जिससे आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। सिंपल, PQ कैसे निकलेगा सर? PQ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे डिस्टेंस बोलते हो तो सिर्फ PQ लिखते हो, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बोलते हो तो आप इस तरीके से लिखते हो। तो यहां पर डिसीज कैसे बने सर? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बने? तो जो भी x2 माइनस x1 आया था, y2 माइनस y1 आया था, या z2 माइनस z1 आया था, उसे आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है भाई, आओ बताता हूं कैसे डिवाइड करेंगे, देखते चलिएगा। सर यहां पर आ गया PQ, यहां भी PQ, यहां भी PQ। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस के बारे में मैंने आपको बात बताई। ज्यादातर इसी तरीके से निकलेगा, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ इतना नहीं होता। जब यहां पर लिखा है कोसाइन, यानी कॉस थीटा की बात होगी, मतलब एंगल्स की बात होगी। तो तीसरा केस, अगर मुझे अल्फा, बीटा और गामा दिया है, अल्फा, बीटा और गामा दिया है, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के, और ये जेड एक्सिस के, ये तीनों एक्सिस के अलॉन्ग दिया हुआ है मुझे, सही है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और कुछ लोग इसे एल लिखते हैं,
इसे m लिखते हैं और इसे n लिखते हैं। ठीक है, इसी के आगे चलते हैं। यहीं पर जो आपका l, m और n है, इनका स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। सर क्यों आता है? ध्यान से सुनना भाई, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर से बनता है, सही है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब अगर आपने ये लिख ही दिया है तो यहाँ पर एक बात बहुत प्यारी और सुनने वाली है, पेपर में MCQ में डायरेक्ट आ सकती है कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। सर कैसे? भाई L की जगह कॉस अल्फा रख दिया, M की जगह कॉस बीटा रख दिया, N की जगह कॉस गामा रख दिया। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने वो एक्सिस के अलॉन्ग निकाला भी था। ठीक है भाई, आते जाओ, ध्यान से देखते चलना। अब यहीं से ना कुछ पॉइंट बनते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा क्या होगा? तो भाई अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। बेसिक रूल लगाकर इसका आंसर 2 बनता है। ठीक है, याद कर लो, पेपर में MCQ आएगा, फटाक से बनेगा। और कोई सॉल्व करना चाहता है तो उसको हिंट दे देता हूं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, सॉल्व करके यही आएगा। इसमें फिर अलग क्या बता रहे हो सर आप? अलग है ये, इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है। cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा की वैल्यू बताओ। तो बच्चे cos 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 गामा इसी से बनेगा। अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या है भाई? एक्सिस है, एक्सिस पे बनने वाले एंगल हैं। तो आप ध्यान से सुनना, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं भाई? फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, 11वीं क्लास का ये है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये प्लस है, फिर 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, एंगल हाफ वाला फॉर्मूला लगा दिया। देखो -1 -1 -1 माइनस का 3 हो गया, सही है। बाकी तीनों में से देखोगे तो 2 कॉमन आया, अंदर बचा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा। अब एक एक करके देखो, इसकी वैल्यू 1 है ना, इसकी वैल्यू 1 है ना, और 2 इंटू में 1 माइनस का 3, तो क्या आंसर आ गया? यस बिल्कुल राइट, माइनस का 1, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया, माइनस का 1। सही है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइंस में पूछे जाते हैं। एंगल से बता दिया, पॉइंट से बता दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़े से DRs की, थोड़े से DRs की। कभी अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए DRs ऑफ एक्स एक्सिस, तो याद रखना एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट इस तरीके से होता है A 0 0, तो आप इसके डायरेक्शन रेशियोज को 1 0 0 लिख सकते हो। ऐसी y एक्सिस वाले को 0 1 0 लिख सकते हो, और ऐसी z एक्सिस वाले को 0 0 1 लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड या पॉइंट टू रिमेंबर। अगर मान लो आपका DRs आया है 24 36 48, तो आप इस DRs की जगह ये भी लिख सकते हो। सुनना, 12 से डिवाइड हो रहे हैं ना सारे के सारे? यस सर, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। अगर कॉमन रेशियो से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो उसे आप डिवाइड करके इस तरीके से भी लिख सकते हो। सही है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। इसी वजह से आप एक्स एक्सिस को ये लिखते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस के DRs क्या होते हैं सर? A 0 0, तो मैं क्या करता हूं, सब कॉमन पॉइंट है A, तो सबको जब मैं A से डिवाइड करता हूं तो 1 0 0 आता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 0 0 लिखा है। सही है यहाँ तक सारी चीज़ें? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई होप डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो समझ में आ गए होंगे। इसमें एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, पर मैं आपको समझाऊंगा पूरे। पहला क्वेश्चन, अगर DRs दिया हुआ है 1 2 3, सही है भाई, 1 2 -3, तो डिसीज बताओ। तो कुछ नहीं करना, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 1 4 9, तो कितना हो गया? √14 हो गया, √14 हो गया। ठीक है भाई, तो 1 2 -3, ये आ गया √14, √14। तो जो भी डायरेक्शन रेशियोज आया है उसको साइंस के लिए इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया। सिंपल एज दैट, इजी है ना? बहुत बढ़िया। सेकंड पे चलते हैं। अगर मान लो मैं आपको एंगल बता दूं, एंगल क्या बता दिए? 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो भाई डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा।
तो आप बताओ कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू क्या आएगी? सर कॉस 90, कॉस 135 और कॉस 45। अब मैं इतनी उम्मीद करूंगा कि आप इसकी वैल्यू सॉल्व करके मुझे बता दो, इसकी वैल्यू आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में बता दो। तो आई होप डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह क्लियर हो गए होंगे, डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गए होंगे। अब बिना किसी देरी के अगर आपको ब्रेक चाहिए तो पॉज करो, जाओ पानी पी कर आओ और फटाफट इसको शुरू करते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? सबसे पहले लाइन क्या होती है? इस तरीके से एक लाइन होती है। हमारे पास लाइन के दो सिनेरियोज है। क्या सिनेरियोज है? दो। बट उससे पहले क्वेश्चन बोल रहा है हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है। लाइन की क्या बतानी है? इक्वेशन। अब मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इक्वेशन के अंदर दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, पहला वेरिएबल और दूसरा इक्वल का सिंबल। अगर ये दो बातें होती हैं तभी कोई इक्वेशन कहलाती है, वरना उसे हम इक्वेशन नहीं बोलते। अब हम पढ़ रहे हैं 3D का चैप्टर, तो इसमें इक्वेशन दो तरीके की होती है। पहली होती है वेक्टर फॉर्म और दूसरी होती है कार्टेशियन फॉर्म। ये सब क्या है अभी समझ में आ जाएगा। आप ऐसे समझ लो, वेक्टर वो वाली फॉर्म है जिसमें IJK आता है और कार्टेशियन वो फॉर्म है जिसमें स्केलर वैल्यूज आती हैं। क्या आती हैं? स्केलर वैल्यूज। जैसे आप यहां पर लिखोगे x y z, पूरी बात सुनना, इसमें आप पता क्या लिखोगे? R वेक्टर, जो कि होगा xi yj और zk, कुछ इस तरीके से होगा। वैल्यू बनेगी कैसे वो मैं सिखाऊंगा, पहले ये दो चीज समझ लो। कार्टेशियन में आप एक्स वाई जेड देखोगे और इसमें आप एक्स वाई जेड के साथ आई जे के भी देखोगे। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो किसी भी लाइन को आप लाइन कब कहोगे? हमारे पास दो केस है। कितने केस हैं? दो। पहला, ध्यान से सुनना, कोई भी लाइन को आप लाइन कब कहोगे? जब वो एक पॉइंट से पास थ्रू हो रही हो, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इन द गिवन डायरेक्शन, और उसकी क्या दी हुई हो? गिवन डायरेक्शन हो। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकती है, ध्यान से सुनना। अगर उसकी डायरेक्शन दी है तो बहुत बढ़िया, नहीं दी है तो एक पैरेलल वेक्टर दे दिया हो, एक पैरेलल वेक्टर दे दिया हो, ये बात याद रखना, या पैरेलल लाइन दे दी हो। दोबारा बोल रहा हूं, एक पहला केस क्या है? किसी लाइन को हम लाइन कब कहेंगे? जब वो एक पॉइंट से पास थ्रू हो रही हो और एक डायरेक्शन दे रखी हो या कोई पैरेलल लाइन दे रखी हो। इन दो चीजों का बात अगर फुलफिल हो रही है तो उसे आप इक्वेशन ऑफ लाइन बोलोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलोगे। ठीक है भाई। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस और प्यारा है, सिंपल, टू पासिंग थ्रू पॉइंट। अब सीधा दो पासिंग थ्रू पॉइंट हो गए तो इसमें डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ गई। सर कैसे आ गई ऑटोमेटिक? पूरी बात सुनना, ऑटोमेटिक कैसे आ गई इसके अंदर डायरेक्शन। देखो, जब दो पासिंग थ्रू पॉइंट है तो शुरुआत भी पता है अंत भी पता है, तो ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। कैसे? आओ मैं बताता हूं। पहले पहला केस समझते हैं। पहले केस में अगर आप नोटिस करो, एक पासिंग थ्रू पॉइंट है, मतलब एक लाइन जा रही है, लेट से ये उसका पासिंग थ्रू पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है। अब इक्वेशन बनानी कैसे है, एक एक करके समझना। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कभी भी पासिंग थ्रू पॉइंट की बात हो, किसकी बात हो? पासिंग थ्रू पॉइंट की। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, कभी गलती नहीं होगी आपसे, कभी गलती नहीं होगी आपसे। पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट में क्या होगा? आपको ना हमेशा याद रहे इस तरीके से चीजें दिखेंगी, x1 y1 z1। अब IJK लगाना है या नहीं लगाना है वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट हमेशा ऐसे होंगे। अच्छा, कभी DRs की बात आ जाए तो DRs हमेशा ऐसे दिखाई देंगे, A, B, C। याद रखना, ये दो चीजें याद रखना। अगर मान लो सर दो पासिंग थ्रू पॉइंट हैं तो फिर दूसरा दिखाई देगा x2 y2 और z2, कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं। ओके। अब लाइन में आपको बनाना सिखाता हूं, लाइन में आपको बनाना सिखाता हूं। आ जाओ, देखो देखो भाई, ये लाइन है, ये पासिंग थ्रू हो रही है लेट से इस पॉइंट से, ये हो गया x1 y1 और z1। ठीक है भाई। उसके बाद ये इसके पैरेलल है, ये इसके क्या है? पैरेलल है। अब जो पैरेलल लाइन है या उसकी डायरेक्शन बता रखी है, उसके DRs दिए हुए हैं, ABC। क्या दिए हुए हैं? ABC। याद रखना, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है और ये गिवन डायरेक्शन है, इसी से हमेशा DRs मिलते हैं। क्या मिलते हैं? DRs। तो इक्वेशन समझते हैं अब, इक्वेशन ऑफ लाइन।
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होते हैं, आ जाओ। सबसे पहले आती है वेक्टर फॉर्म, सबसे पहले आती है वेक्टर फॉर्म, फिर आएगी कार्टेशियन फॉर्म। पूरी बात समझना, इजी से समझा दूंगा, देखते चलो। देखो भाई, सबसे पहले आएगा आर वेक्टर, क्योंकि मैंने अभी कहा था आपको बिना आर वेक्टर के कभी इक्वेशन नहीं बनती, बराबर। फिर आएगा पासिंग थ्रू पॉइंट ए वेक्टर, फिर आएगा प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। अब एक एक करके समझो, ये जो शुरुआत में होगा ये पासिंग थ्रू पॉइंट होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट होगा। और जो चीज़ लैम्डा के बाद लिखी होगी, लैम्डा के बाद लिखी होगी, उस वाले को आप डी आर्स बोलोगे। क्या बोलोगे? डी आर्स बोलोगे। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या बोलती है, ध्यान से सुनो बहुत तसल्ली से। आर वेक्टर क्या है सर? आर वेक्टर है एक्स वाई जेड और आई जे के लगा हुआ इनके साथ, हाँ या ना। और बराबर में क्या है सर? ए वेक्टर। ए वेक्टर है x1 y1 और z1। फिर है आपका लैम्डा बी यानी प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है आपका सर? बी वेक्टर है हमारा ए बी और सी, ठीक है भाई, क्योंकि अभी डी आर्स मैंने बताया है आपको, यहां लिख भी देता हूं। आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई वाई जे और जेड के, और ए पासिंग थ्रू पॉइंट है तो उसका मतलब होगा x1 y1 z1 और i कैप j कैप और k कैप। और लास्ट में आता है बी वेक्टर जो कि डी आर्स है i j k, तो इसमें भी आएगा लेकिन a b और c आएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस होगी, तो x वाले में से x वाला कह लो या i वाले में से i वाला माइनस होगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा? x माइनस x1 प्राप्त होगा। फिर y में से y वाला, y माइनस y1, फिर z में से z वाला, z माइनस z1। अब बराबर में जो भी बचेगा वो होगा लैम्डा के साथ। अब जो भी वैल्यू यहां पर है a b c वो हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे को क्या प्राप्त होगा? x माइनस x1, ये रफ है सारा, x माइनस x1 बराबर लैम्डा a, y माइनस y1 बराबर लैम्डा b और z माइनस z1 बराबर लैम्डा c। अब होगा क्या, यहां भी a से डिवाइड और यहां भी, तो बराबर में लैम्डा बचेगा और ये वैल्यू मेरी आ जाएगी जैसा कि आप यहां देख सकते हो। a y वाले में देखो b आएगा और z वाले में देखो c आएगा और तीनों के इक्वल में आएगा लैम्डा। अब ये जो प्रोपोर्शन हो गई तीनों चीज़ें, तो हमें लैम्डा लिखने की ज़रूरत नहीं होती और उसे हम यहाँ से हटा देते हैं। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनती है। आई होप समझ में आई होगी। क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, दूसरी लाइन पे चलेंगे, पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ वेक्टर एंड इन अ कार्टेशियन फॉर्म, दोनों में बतानी है, पासिस थ्रू द पॉइंट विथ दिस पोजीशन वेक्टर। यानी हमारी लाइन का जो पासिंग थ्रू पॉइंट है, आप ऐसे लिखोगे। लिखना ही तो नहीं आता सर, लिखना ही तो सिखा दो। देखो भाई आप कैसे लिखोगे, रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट 2i माइनस का j प्लस का 4k। दिमाग में याद रखने के लिए याद रखना, ये 2 माइनस का 1 और 4 भी तो हो सकता है, एक ही तो बात है, 2 माइनस 1 और 4 ही तो है। उसके बाद एंड इन द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन बोले या पैरेलल वेक्टर बोले एक ही बात होती है, तो किसकी डायरेक्शन में है उसे हम बी वेक्टर बोलेंगे। ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर है आई कैप प्लस में 2j माइनस का k। और याद रखने के लिए इसे याद रखना, ये 1 2 माइनस 1 है, ये 1 2 माइनस 1 है। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन में, या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिख सकते हो, और सबसे पहले मैं बना रहा हूं वेक्टर फॉर्म। क्या होती है वेक्टर फॉर्म? अभी पीछे पढ़कर आए हो सर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल रख दो। ए क्या है? 2i माइनस का j प्लस का 4k और फिर आएगा प्लस में लैम्डा और बी आएगा आपका आई कैप प्लस का 2j माइनस का k कैप। खत्म, खत्म, बिल्कुल खत्म। अब आएगी इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म। सर कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं, x माइनस x1 अपॉन a
y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। वैल्यू ढूंढो फटाफट। सर पासिंग थ्रू पॉइंट है 2, ठीक है। फिर क्या है सर माइनस का 1। अच्छा माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, सोच के देखो भाई, वो माइनस ये भी माइनस तो प्लस हो गया। फिर आएगा z माइनस जेड वन जो 4 है, ये लो जी। अब यहाँ पर आएगा ए बी सी। ए बी सी क्या है सर? ए बी सी होते हैं डी आर्स। क्या है सर? नीचे वाले 1 2 -1, ये आपके x1 y1 z1 और ये आपके ए बी सी जो कि मैंने यहाँ पर रख दिए। इस तरीके से आप करोगे तो आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा। समझ में आया तो फटाफट कमेंट में ओके लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब चलते हैं वेक्टर इक्वेशन बाय 2 पासिंग थ्रू पॉइंट। अब हमारे पास 2 पासिंग थ्रू पॉइंट है, तो ध्यान से सुनो, पहला भी पासिंग थ्रू पॉइंट है और दूसरा भी पासिंग थ्रू पॉइंट है, ठीक है। तो ए पता है क्या होगा? x1 y1 और z1, सही है। बी वेक्टर क्या होगा? x2 y2 z2। देखते चलो, x1 y1 z1 x2 y2 z2। इस तरीके से दोनों पासिंग थ्रू पॉइंट है। अब बच्चा बोलेगा सर बी वेक्टर तो डी आर्स होते थे। भाई अब बी वेक्टर डी आर्स नहीं हो सकते क्योंकि ये भी पासिंग थ्रू पॉइंट में आ गए, इसीलिए मैंने ए बी सी नहीं लिखा। तो समझो इक्वेशन अभी भी वही बनेगी बट थोड़ा सा बदलाव आएगा। सबसे पहले आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये गलत है क्योंकि यहां पे हमेशा डी आर्स आते हैं लाइन के, हाँ या ना। अब जब डी आर्स ऑफ लाइन आएगा तो किसी भी लाइन के डी आर्स कैसे पता लगाते हो आप? सर फाइनल माइनस इनिशियल। फिर से बोल रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल तरीके से फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी में से आप ए वेक्टर को माइनस करोगे और ये आपकी वेक्टर फॉर्म प्राप्त हो जाएगी सिंपल तरीके से। फिर आती है कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है सर? आ जाओ, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सेम पीछे वाले की तरह। बस फर्क इतना है नीचे ए बी सी नहीं आएगा, नीचे ए बी सी नहीं आएगा। तो सर क्या आएगा नीचे? भाई देखो नीचे आएगा डी आर्स। बी में से ए को माइनस करो, बी में से ए को माइनस करो, बी में से ए को माइनस करो। क्या आएगा सर? बी में से ए को माइनस करने पर x2 माइनस x1 आएगा, y2 माइनस y1 आएगा और z2 माइनस z1 आएगा। बोलो हाँ या ना? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, क्योंकि यहां पर आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो। सही है यहां तक? चलिए जी बहुत बढ़िया। अब इस पे भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये तो खैर ज़्यादा इजी है, पहले इसको देख लेंगे। इससे पहले अब एक बार जो भी सीखा है उसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। लो जी, मान लो मेरे पास 2 पॉइंट है 1 2 3 और एक है माइनस का 4 5 और 4। अब बताओ इन दोनों के बीच। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा अगर मुझे वेक्टर फॉर्म बनानी है? तो आर वेक्टर, याद रहे पहले वाले को ए मानना और दूसरे वाले को बी मानना। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू बाय टू पॉइंट्स, ठीक है। ए वेक्टर क्या होगा बच्चे? सर आई कैप प्लस में 2j प्लस में 3k। सही है, यहां तक बन गया। फिर आएगा प्लस में लैम्डा। लेकिन अब यहां पर करना क्या है? b माइनस ए, तो इनको माइनस करके लिखो, माइनस करके लिखो। -4 में से 1 को माइनस करो, माइनस का 5i। सही है। 5 में से 2 करो सर 3j, 4 में से 3 करो सर 1k। लो जी बन गई इक्वेशन। यही सेम चीज अगर मुझे कार्टेशियन में पूछी जाए तो x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। सही है। तो पॉइंट बताओ सबसे पहला क्या होगा? 1 2 3। क्या होगा? 1 2 3। पहला पॉइंट हो गया x1 y1 z1। नीचे क्या कहा था मैंने? नीचे कहा था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो आप सीधा यहां से भी तो उठा के लिख सकते हो, आया तो यही है, -5 3 और 1। ये बन गई हमारी वैल्यूज। आई होप जितना भी तक करवाया समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट करो और भी स्लो कर देंगे भाई। लेकिन अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही पेस में चल रही है तो वो भी लिखो। अब आपसे बोला है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो कि इस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है। अब पासिंग थ्रू पॉइंट है 1 -3 और 2। सही है, पूरी बात देखना इधर। ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है। तो सबसे पहले जब मैं कार्टेशियन इक्वेशन बनाता हूं यही तरीका होता है सर। x माइनस ये 1 फिर -3 तो ये प्लस
+2 तो ये माइनस, बोलो सही है। ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर -1 +3? तो भाई मेरे को तो दिख रहा है पहला वाला ही है शायद। हाँ, और कोई सा है ऐसा फॉर्म? ध्यान से देखो सर, बी वाले में प्लस है, गलत। ये भी गलत, क्यों गलत नहीं है, ये वाला सही भी हो सकता है क्योंकि अभी इसमें फेर फेर कर दिया इन्होंने, रोको इसे अभी। ये वाला गलत। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि z+2 आ गया। इन दोनों में कोई बात बन सकती है, आ जाओ चेक करते हैं। अब चाहिए नीचे, क्या चाहिए? नीचे चाहिए drs। अब एक बात बताता हूँ, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा एक बात बताओ, हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो उनके dr सेम होते हैं। ये चीज पहले भी सीखी है हमने। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो drs क्या होंगे सर? drs सेम होंगे, जैसा कि हमने वेक्टर में पढ़ा था। पैरेलल लाइंस अगर होती है तो drs क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब drs को जरा सेम करते हैं, आ जाओ। तो अगर आप नोटिस करोगे तो नीचे वाली लाइन में drs हैं 1 1 2। सर कैसे पता लगा? देखो भाई इधर, लैम्डा के बाद वाले हमेशा drs होते हैं, अभी बताकर आया हूं। लैम्डा के बाद वाले drs होते हैं, तो 1 1 2। अब जरा समझो, यहां तो 0 आ रहा है तो ये वाला भी ऑप्शन गलत, डी वाला ही करेक्ट है, डी वाला ही करेक्ट है। लेकिन सर डी में तो -2 आ रहा है, तो इसने आपके साथ कैसे खिलवाड़ करा है? जरा ध्यान देना, ध्यान देना। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2 - z। सही है, उल्टा कर रहा है वो। और जो नीचे ये वाला माइनस है ये इसने नीचे ट्रांसफर कर दिया और आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया। अब देखो आपको ऑप्शन मैच होता हुआ दिख जाएगा। तो ये पेपर में कंफ्यूज करेगा और आपको नहीं होना है, ठीक है। चलिए भाई, देखो भाई, जिसने मुझसे वेक्टर सीखा है पिछली क्लास में उसको इस एंगल बिटवीन टू लाइन में दिक्कत नहीं आएगी। दो लाइनें हैं, दोनों के बीच एंगल बन रहे हैं, उसको फाइंड कैसे करते हैं? पहले आपको लाइन लिखनी आनी चाहिए, सही है। आ जाओ, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1। दो लाइन हो गई, पहली हो गई ये वाली। अब दूसरी पे आ जाओ। पासिंग थ्रू पॉइंट भी अलग अलग हो सकते हैं। अब यहां पर हम लैम्डा की जगह म्यू बनाएंगे क्योंकि सेम नहीं कर सकते। म्यू मत बनाओ, म्यू नहीं बनाना है, म्यू बनाना है। क्या बनाना है? म्यू बनाना है। अब एंगल कैसे निकाले? इसकी भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है वेक्टर फॉर्म, और कार्टेशियन वाले को मैं नहीं मानता, मैं इग्नोर करता हूं क्योंकि वो बहुत लेंथी जाएगा यार, उसको सोचो भी मत, बाकी सुन लेना। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे एंगल निकाले? सिंपल है भाई, सबसे पहले लिखो कॉस थीटा, ठीक है, जैसा कि आपने सीखा था। फिर ऊपर क्या आता है सर? डॉट प्रोडक्ट, और नीचे आता है मैग्नीट्यूड। सिंपल तरीके से, सही है। ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे मैग्नीट्यूड। अब ये आएगा कैसे? आप जरा बताओ, दोनों लाइनों में drs किसे मानते हो? ए वाले को या बी वाले को? बिल्कुल सही जवाब सर, drs तो बी वाला ही होता है, drs तो बी वाला ही होता है। तो आप यहां लिखोगे b1 डॉट b2 और नीचे b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। ये बात याद रखना। क्या a का कोई रोल नहीं है? यस, a का यहां पर कोई रोल नहीं है। अब लेकिन अगर इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर सवाल कार्टेशियन में आ रहा है तो भी आप वेक्टर से ही करना, नंबर नहीं कटते। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कॉस थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अभी मैंने आपको सिखाया था b1 और b2 दोनों drs होते हैं, इनको हम ABC लिखते हैं, हाँ या ना? तो अब दोनों में अगर ABC है तो एक को 1 1 लिख दो, एक को 2 2 लिख दो, और IJ के तो हम लगाते ही हैं, IJ सही है। अब ऊपर आएगा डॉट प्रोडक्ट, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2। नीचे क्या आएगा सर? मैग्नीट्यूड। नीचे आएगा मैग्नीट्यूड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहां पे 1 1 1, यहां पे 2 2 2। बस इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेटर हमेशा यही लगेगा आपको, ये बात याद रखना। सर करके दिखाओ, करा रहा हूं भाई, करा रहा हूं, तसल्ली रख। पहले कुछ प्रॉपर्टी सीख लो। वही चीज, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो, अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर बोला है, अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर बोला है तो भाई दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होगी तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आएगा। मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2
ये 0 के बराबर होगा। सही है। अच्छा, पैरेलल में तो डी आर्स इक्वल हो जाते हैं और कोलिनियर में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो अगर कोलिनियर या पैरेलल की बात हो, कोलिनियर या पैरेलल की बात हो, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को बोल सकते हो कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। सही है भाई। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं जानबूझ के आपके लिए कार्टेशियन वाला ही क्वेश्चन लाया हूं ताकि जो कंफ्यूजन है उसको दूर करवा सकूं। ध्यान देना, पहली लाइन जो है ना वो है 5 - x अपॉन -7 y + 2 अपॉन -5 z/1। दूसरी लाइन है x/1 y/2 z/3। तो एक बात बताता हूं, ध्यान देना भाई, कभी भी जब आप वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म देख रहे हो तो x हमेशा पहले होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कभी ऐसे आ जाए 2 - 2x/5, तो क्या डी आर 5 होगा? नहीं, बराबर में y भी है, बराबर में z भी है। पर पहले ये देखो, इस वाले में x के साथ जो भी है उसे कॉमन लो, माइनस का 2 कॉमन आ गया, हाँ या ना? अंदर क्या बचेगा सर? x जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और जो प्लस का 2 है ये माइनस का हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि 2 बाहर आया, 2 एकम 2 होता है। नीचे 5 है, फिर क्या करेंगे? इस -2 को इसके साथ लिखो, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ध्यान दो, ऊपर वाली चीज पलटेगी तो नीचे आएगी ना, ऊपर वाली चीज पलटेगी तो नीचे आएगी। देखो ध्यान से, ठीक है भाई यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई इस तरीके से आपको ये चीजें करने आनी चाहिए, इस तरीके से चीजें करने आनी चाहिए। सर ऐसा करते क्यों है? जब आप कार्टेशियन बनाते हो तो पहले x लिखते हो या नंबर लिखते हो? सर x लिखते हैं, तो वही चीज यहां पर करो, माइनस कॉमन लो, ठीक है, माइनस कॉमन लेते ही x माइनस का और ये 5 भी माइनस का, क्योंकि प्लस वाला साइन चेंज। ठीक है भाई, अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और ये y + 2 है। अब सब कुछ सॉर्टेड है, अब सब कुछ सॉर्टेड है। देखते चलो, देखते चलो भाई। अब क्या करना है? अब क्या करना है भाई? अपने को चाहिए वेक्टर या डी आर्स। तो इस लाइन के जरा एक बार बी वेक्टर बना दो, b1 वेक्टर बना दो। सर a1 भी बना दो? ये लो भाई, पहले a1 भी बता देता हूं। हालांकि a1 की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं, a1 की जरूरत नहीं है यहाँ पे। a1 और b1 वेक्टर यहां बना लो, a2 और b2 वेक्टर यहां बना लो। इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी बता रहा हूं तो सुन लो। a1 क्या होता है सर? x - x1 यानी 5, माइनस नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि x - x1 होता है, ठीक है। लेकिन अब जरा देखो, y + 2 है तो y भी तो y - y1 होता है, तो आप लिखोगे y - -2। क्या लिखोगे? y - -2। तो ये -2 आएगा अब यहाँ पे, बोलो सही है? सर z के माइनस में तो कुछ नहीं लिखा, तो ये आपका आएगा सिर्फ 0 के, क्योंकि z -0 हो जाएगा, सिंपल। अब नीचे आएंगे डी आर्स। डी आर्स क्या है सर? 7i माइनस का 5j प्लस का k। ठीक है बच्चे, इधर आ जाओ। अब सर इनके तो कुछ है ही नहीं माइनस में, तो सर 0 मान लो, तो ये आएगा आपका, कुछ आएगा ही नहीं ना, 0i 0j 0k लिख देना चाहो तो, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब b2 की बात करो, ये 1 2 3 आएगा, 1 2 3, सही है। अब क्या करना है? अब मैं चला cos थीटा का फार्मूला लगाने। क्या कहता है फॉर्मूला? क्या कहता है फॉर्मूला? सर फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले ऊपर कर दो डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा डॉट प्रोडक्ट? सर यहां से उठाया 7, यहां से उठाया 1, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। अब देखो कुछ ट्रिक लगने वाली है यहाँ पे, 3 एकम 3। नीचे आप निकालोगे मैग्नीट्यूड, बोलो मैग्नीट्यूड निकालना आता है? कमेंट में यस लिखो, कमेंट में यस लिखो अगर मैग्नीट्यूड निकालना आता है तो। अब हुआ क्या, 7 और 3 हुआ 10, और 10 में से 10 गया 0। अब जो भी आपने मैग्नीट्यूड निकाला होगा, पर cos थीटा तो 0 ही आ गया ना। अब ये बताओ cos थीटा 0 कब होता है? सर π/2 पे या 90 डिग्री पर, हाँ या ना? तो इसका मतलब cos से cos कंपेयर हो गया और थीटा का आंसर आ गया π/2। क्या आंसर आ गया? π/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो π/2 रहेगा, π/2 रहेगा। सिंपल है भाई, क्वेश्चन कभी भी बदल जाए परेशान मत होना। मान लो कभी आ जाए cos थीटा बराबर 5/19,
अब आप कहोगे सर कॉस थीटा तो 5/19 होता ही नहीं है, तो आप डरो मत, थीटा को ऐसे ही छोड़ देना और ये कॉस इधर ले जाना और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/19। ये हमारा आंसर बनेगा। बोलो सही है? यहाँ तक क्लियर है चीजें? समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चंस? ठीक है भाई। अब बिल्कुल अगर ब्रेक लेना है तो ले सकते हो, मैं भी एक घूंट पानी पी लेता हूँ, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, मैंने तो पानी पी लिया, आई होप आप भी आ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है भाई। चलिए देखो भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस दो तरीके की लाइनों के बीच होगा, एक स्क्यू लाइंस के बीच होगा, ठीक है, क्वेश्चंस यहां पर लिखे हैं काफी, फिर एक पैरेलल लाइंस के बीच होगा। तो ये दोनों डिस्टेंस हमें सीखने हैं, ठीक है, इजी है, ध्यान से समझना और प्रयास करना मेरे साथ। पहले स्क्यू लाइंस की बात करते हैं, और हमेशा वो डिस्टेंस कैसे बोलेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका क्वेश्चन पेपर में आना कन्फर्म है। पूरी बात सुन लो भाई मेरी, पूरी बात सुन लो। या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इमेज या इंटरसेक्शन, ये चॉइस में भी आता है। तो हो सकता है ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए, नीचे इमेज आ जाए, या नीचे इमेज आ जाए ऊपर शॉर्टेज, मतलब चीजें बदलेंगी। पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन आने के लिए एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ। तो देखो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइन पहले पहचानो कि क्या होती है। देखो आपके पास होगा आर वेक्टर, फिर होगा आपके पास आर वेक्टर, ठीक है, ये A1, ये भी A2 प्लस प्लस। अब आएगा लैम्डा, पर यहां पर आएगा म्यू, और यहां आएगा B1 वेक्टर, और यहां आएगा B2 वेक्टर। सब डिफरेंट होंगे, सब डिफरेंट होंगे, एक बार ध्यान से देख लो। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस तरीके से हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब जरा बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा? ध्यान देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये मैंने लगाया मॉड्यूलस, ठीक है, ये इसलिए लगाया ताकि आंसर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब सिंपल है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में B1 क्रॉस B2 निकालना है, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया है, अभी फिर से बताऊंगा। फिर डॉट करना है उसको A2 माइनस A1 के साथ, यानी A2 में से जब मैं A1 को माइनस करूंगा तो एक वेक्टर बनेगा, B1 क्रॉस B2 करूंगा तो एक और वेक्टर बनेगा, और उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और नीचे जो आपने B1 क्रॉस B2 निकाला है उसका भी मैग्नीट्यूड आएगा। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं कार्टेशियन में लिखना चाहूँ तो फिर से मैं कहूँगा, चाहे सवाल कार्टेशियन में आए पर आपको करना वेक्टर फॉर्म में ही है, क्योंकि वो बहुत लेंथी बनेगा। आपको एक छोटा सा नमूना ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से हम क्या लगाएंगे सर? डिटर्मिनेंट, है ना। ऊपर आएगा A2 माइनस A1, मतलब X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। फिर आएगा B1 वेक्टर जो कि होता है ABC, फिर आएगा B2 वेक्टर जो कि होता है इट्टू बिट्टू सिट्टू, हाँ या ना, A2 B2 C2। फिर आएगा उनका मैग्नीट्यूड A1 B1 क्रॉस B2 वाले का। तो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे वेक्टर वाली फॉर्म से ही कर सकते हो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन सर आप क्वेश्चन तो कार्टेशियन का लेकर आए हो, मैं देखो वेक्टर वाला तो हम कर ही लेंगे, है ना। कैसे कर लेंगे? अगर इसको मैंने वेक्टर में कन्वर्ट करा और फिर मैंने क्वेश्चन करा तो आपको दोनों फॉर्म समझ में आ गई। तो पेपर में चाहे कैसे भी आए, आपको ऐसे ही करना जो मैं बताने लग रहा हूँ अब आपको। सबसे पहले फर्स्ट लाइन दी होगी, सही है, पहले फर्स्ट लाइन देख लो सर क्या है, x माइनस 8/3 y प्लस 9/-16 और z माइनस का 10/7। पहली लाइन। यहां पर हम लिखेंगे सेकंड लाइन। क्या है सेकंड लाइन? x माइनस का 15/3 y माइनस 29/8 और z माइनस 5/-5। नोटिस करो सवाल में कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये जो x और y है ये अपनी जगह सुरक्षित है, ये अपनी जगह सुरक्षित है। अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ होती तो पहले इसे हम अरेंज करते। क्या सर इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आएगा? भाई मुश्किल लग रहा है मुझे कि इसके आने के चांसेस कम है, पर यही क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल बन जाएगा और आगे मैं उसके बारे में आपको सिखाने वाला हूँ, तसल्ली रखो। देखो भाई
सबसे पहले हम बनाएंगे A1 और फिर हम बनाएंगे B1, ठीक है। इधर से हम बनाएंगे A2 और इधर से हम बनाएंगे B2, ठीक है। तो आ जाओ, A1 क्या है सर, x माइनस x1 तो 8 आई, y माइनस y1 तो माइनस का 9, सर माइनस क्यों भाई, अभी तो समझाया था, y माइनस y1 तो ये y1 है, ठीक है। फिर 10 आ गया हमारा, और dr तो साफ साफ दिख रहे हैं, 3 माइनस का 16 प्लस का 7। इधर आ जाओ, अब A2 कितना है सर, 15i 29j और 5k, ठीक है भाई। नीचे क्या आएगा सर, 3i प्लस का 8j माइनस का 5k, ठीक है। यहाँ तक सारे वेक्टर बन गए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो भी फॉर्मूला था उसको बारी बारी समझेंगे, बारी बारी। सबसे पहले सर क्रॉस चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए, ठीक है। चलो जी निकालते हैं। सबसे पहले आपने कहा सर B1 क्रॉस B2 कर दो, लो जी मैं वही कर रहा हूँ। कैसे निकालते हैं सर, ऊपर आता है i, इधर j, इधर k, इधर 3 माइनस का 16 और 7, उधर 3 8 और माइनस का 5, ठीक है। 3 8 और माइनस का 5। अब ओपन करो इसे, ये डिटर्मिनेंट ओपन करना आता होगा, ये ऐसे गया 16 पंजे 80, 8 सत्ते 56, ठीक है भाई। फिर इधर आ जाओ, माइनस का j कैप, ये गया 5 तिया 15, 7 तिया 21, और फिर आएगा k कैप, ये इधर गया 8 तिया 24 और 16 तिया 48, ठीक है भाई। देखते जाना, 80 में से 56 को क्या कर दो सर माइनस, तो 24i आ गया, ठीक है भाई। 21 और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का होगा, निशान माइनस का आएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस का 36 हो जाएगा। फिर 48 और 24 कितना हो गया भाई, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 12 छिक 72। सीधा ऐड भी कर सकते हो, ये आपके कॉल है। ये आ गया हमारा B1 क्रॉस B2। अब हमें क्या करना है, देखो आपको ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे इसमें 12 कॉमन आ रहा है तो आप वो कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट अभी यहाँ पर हम सीधा अगर मैग्नीट्यूड निकालने लग जाए तो हो सकता है कैलकुलेशन बड़ी हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, दिमाग में अपने रखने के लिए भाई इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, 12, देख एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 छिक 72, यही है ना नंबर, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 72, देख लो सही है ना। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यस सर। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखते जाना भाई, ये 12 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगर मैं 24 का स्क्वायर भी करता हूं और 36 का स्क्वायर कर दूं या 72 का स्क्वायर कर दूं, अल्टीमेटली कैलकुलेशन छोटी करने के लिए मैं 12 का स्क्वायर तो कॉमन ही ले सकता हूं ना, हाँ या ना, यस सर। तो अंदर 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 का बचेगा और 6 का बचेगा, जस्ट टू शॉर्ट द कैलकुलेशन, 12 दूनी 24 का स्क्वायर, 12 तिया 36, 12 छिक 72, कैलकुलेशन भी सिखाएंगे भाई आपको, देखते चलो। अब 12 का स्क्वायर तो चलो ठीक ही है, अंदर आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 2 का 4, 3 का 9 और 6 छिक 36, ठीक है भाई। 12 का स्क्वायर है तो 12 तो बाहर आ ही गया, इसको जमा करो, 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 भी बाहर आ गया, तो ये आ गया 12 इंटू 7, 12 सत्ते 84। अब पता है क्या, ये 12 ना कटेगा, लेकिन अगर अभी मैं काट दूंगा तो दिमाग में एक ऐसा डाउट पैदा हो जाएगा, यार कट कैसे गया। तो पहले सुनो, पहले पूरी बात, ये अल्टीमेटली 12 इसको काटेगा ही, तो आगे देखते चलो कैसे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया भी था कि अगर डॉट मतलब आपके DRs 2 4 6 आ रहे हैं तो उसे आप 1 2 3 भी लिख सकते हो, तो आप इसको ना 12 हटाकर 2 3 6 भी लिख सकते हो, लेकिन कई बार एग्जाम में होता है मैं भूल जाता हूं, तो उस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये लिख भी दिया तो देखो ऐसे छोटे कर सकते हो कैलकुलेशन को। सुनते चलो, अब आएगा A2 माइनस A1, सर A2 माइनस A1 निकालते हैं, आ जाओ। 15 में से 8 गए 7 आई, ठीक है भाई, माइनस कर लो सीधा, 15 में से 8, 29 में से माइनस का 9 माइनस करना है, ठीक है भाई, 29 में से माइनस का 9 माइनस करना है, तो 38 आ गया भाई। 29 है, 9 माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 में से 10 को माइनस करना है तो माइनस का 5 आएगा, देख लो एक बार, 5 में से 10 माइनस करना है, सारी चीज़ें बन गई। अब क्या करना है, अब सब चीज़ों को लिखना है, कहाँ पर लिखना है, फॉर्मूले में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था फॉर्मूला सर, नीचे था मैग्नीट्यूड, अरे बाप रे,
नीचे था मैग्नीट्यूड B1 और B2 का, ऊपर था उनका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1। सही है सर? यस सर सही है। अब ज़रा B1 क्रॉस B2 बताओ, B1 क्रॉस B2 बताओ। ठीक है, आ जाओ, B1 क्रॉस B2 बताओ। सर ये रहा 2 3 6 है सर। भाई 12 लिखना है तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखते चलो, 2 3 6 लिख दिया। कहाँ जा रहा हूँ मैं बार बार? 2 3 6 लिख दिया। उधर से 7 38 और 5 डॉट प्रोडक्ट है, 7 38 और माइनस का 5 और नीचे आया 84, नीचे आया है 84। अब एक बात देखो, जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तब भी 12 कॉमन आ सकता है ना? जैसे 12 दूनी 24 है, 24 इंटू 7 करा, ठीक है, या 12 इंटू 2 इंटू 7 करा, बात तो वही पड़ रही है ना, 12 को तो कॉमन ही आना है, 12 को तो कॉमन ही आना है ना? तो उस वजह से मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो जी आ जाओ। तो सर इसका मतलब इसे सीधा डिवाइड कर दें? यस सर, 12 7 84, तो नीचे आ गया 7। अब करो, 7 दूनी 14, 38 को किससे करेंगे सर? 3 से मल्टीप्लाई, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11, 114। 6 को करो 5 से, 6 पंजे 30, 114 और 14 128, 128 में से 30 को माइनस, 98 आ गया। नीचे है 7, कर दो इसको डिवाइड। सर 14 7 98 होता है भाई, है ना? बिल्कुल सही है, 13 7 91, 14 7 98, तो आंसर आ गया 14 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस तो सिंपल 1 यूनिट में होता है। लो जी, आपका आंसर तैयार है। अब अगर आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि कभी ऐसे बड़े नंबर आए तो आप उसको ऐसे 12 को हटा के भी सवाल को कर सकते हो, ठीक है ना? बाकी मैंने आपको दोनों तरीके से ये चीज़ क्लियर कर दी है। बहुत बढ़िया भाई, चलो जी, आई होप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन होमवर्क में तो बनता है ना, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो, ये तो सबको पता है कि पहली लाइन दिख रही है x माइनस 1 वाई प्लस 1 z, लेकिन खाली z लिखा है। तो यहाँ समझो, जब z के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, माइनस में कुछ नहीं है तो 0 मानते हैं। ये हो गई पहली लाइन। अब दूसरी लाइन अगर आप नोटिस करोगे तो वो x प्लस 1/5 है और y माइनस 2/1 है। z के बारे में कुछ बताया ही नहीं था और ऐसे करके बता दिया, यानी z साइड कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप z को क्या करोगे? अब मैं बताता हूँ, ध्यान देना। z के लिए आपको क्या करना है, पूरी बात सुनो। z बराबर 2 दिया है, तो एक्चुअल में पता है क्या है, यहाँ पर कोई z एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब z का कोई dr है ही नहीं। भाई अगर dr होता तो ज़रा समझो, x की वैल्यू, y की वैल्यू और बराबर में z की वैल्यू होती ना। ऐसे क्यों दिया है इसने, z बराबर समथिंग? तो इससे ये पता लगता है कि इस सवाल में z है ही नहीं, और जब z नहीं है तो इसके drs भी नहीं है, और इसलिए drs ना होने की वजह से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 0, और ऊपर आएगा z माइनस 2। ये मत सोचना सर जैसे इसके नीचे कुछ नहीं लिखा था तो 1 मान लिया। भाई यहाँ 1 मानने का जो रीज़न था वो ये था कि इक्वल टू में तो z था, x y z ऐसे था। ये तीनों इक्वल में है क्या? नहीं है, सिर्फ x और y इक्वल में थे और अगले वाले को ऐसे बताया है। तो अगर इक्वल टू में मैं लाऊंगा तो z इक्वल टू 2 है, तो z माइनस 2 तो ठीक है, z माइनस 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर z का dr ना होने की वजह से आप नीचे 0 लिखोगे। अब इसके आगे आप क्वेश्चन कर सकते हो, सारी वैल्यू आपके पास है, a1 b1 a2 b2। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन क्या होता है? आओ देखो भाई, ध्यान से सुनना भाई। r वेक्टर बराबर a1, r वेक्टर बराबर a2। अब यहां पर आप लिखोगे लैम्डा b वेक्टर और b वेक्टर। ये पहचान होती है एक पैरेलल लाइन की, इसके drs सेम आएंगे, इसके drs हमेशा सेम आएंगे। तो सर फॉर्मूला क्या लगेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, इसको शॉर्टेस्ट बोलना ही बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस तो सेम रहता है पैरेलल लाइन के बीच, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ठीक है भाई, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है भाई, आ जाओ वो बनाते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? देखो अब b बहुत बार नहीं है, एक ही बार है, तो b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1, और जो भी आए उसका मैग्नीट्यूड, और नीचे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस ये सिंपल हमारा तरीका रहेगा। सर एक बार करके दिखाओ, ध्यान से देखो भाई। आपको 2 लाइनें दिख रही हैं? यस सर, पहली को नाम दे दिया a1, ठीक है, और उसके आगे जो लिखा है उसको नाम दे दिया b। उसको क्या नाम दे दिया? b दे दिया।
यहाँ रहेगा i प्लस 2j माइनस का 4k। दिखाई दे रहा होगा आपको लाइन के अंदर, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये रही आपकी पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। डी आर्स दोनों में सेम है, डी आर्स दोनों में सेम है। a1 लिख दिया, अब मैं a2 लिख रहा हूँ। 3i 3j माइनस का 5k, सही है। अब b क्या है सर? b तो दोनों में सेम है, 2i 3j प्लस का 6k। अब करना क्या है? अब इजी चीज़ है भाई, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहीं पे निकाल लो ना, बात ही खत्म। जो फॉर्मूले को देख के सर 2 3 और 6 का स्क्वायर है ना भाई। सॉल्व करते हैं अभी, आ जाओ। पहले क्या चाहिए सर मुझे? सर a2 माइनस a1 मांगता है, a2 माइनस a1। आओ निकालते हैं। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, माइनस 5 में से माइनस का 4 गया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। बोलो हाँ या ना? सही है यहाँ तक। अब आगे देखो, बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 हमें चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, आओ बताता हूँ। यहाँ आएगा i कैप, यहाँ आएगा j कैप, यहाँ आएगा k कैप। b क्या है? b है सर 2 3 6, सही है। a2 माइनस a1 क्या आया है सर? 2 1 माइनस 1। भाई अगर क्रॉस नहीं आता है तो वेक्टर देखो जाके, क्रॉस अच्छे से सिखाया वहाँ पे। पहली रो में बी वेक्टर की वैल्यू, दूसरी रो में a2 माइनस a1 की वैल्यू। मतलब पहली में तो i j के आ गया, पहली मतलब b वाली इधर और ये वाली नीचे। अब सिंपली से सॉल्व कर दूंगा मैं। i कैप ऐसे गया है ना भाई, 3 एकम 3, 6 एकम 6। फिर आएगा j कैप, देखते जाओ भाई, माइनस का 2 माइनस का 12, इसको हटाया तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। फिर आएगा k कैप, ये भी हटाया, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, माइनस का 9 और ये 0 हो रहा है भाई, 0 नहीं हो रहा है, 12 है, माय बैड। और ये माइनस है, इसको हटाया था भाई, माइनस 2 और माइनस 12, तो प्लस का 14 हो गया। और इधर क्या है सर? माइनस का 4 है, 6 में से 2 गए 4। तो आप ज़रा नोटिस करो कि क्या क्या हम निकाल चुके हैं सर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36, 36 4 40 और 9 49, ये आ गया 7। अब आपसे जो पूछा है वो क्वेश्चन अब खत्म होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था, जो भी बी वेक्टर है उसे क्रॉस करो a2 माइनस a1 के साथ, उसके मैग्नीट्यूड को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो नीचे 7 तो आ गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आना बाकी है, b क्रॉस a2 माइनस a1 का। ठीक है भाई, चलो जी निकालते हैं। 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब बात ये आती है कि सर आपने माइनस को क्यों नेगलेक्ट कर दिया? भाई माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है। ठीक है भाई, आओ सॉल्व करें इसको। 81, 9 का, 14 का 196 और 4 का 16, तो टोटल कितना आ रहा है? जमा करो इसे सर। 196, 16 और 81, 6 6 12 और 1, चेक कर लो भाई, सब कुछ सही लिखा है ना? हाँ यस, 6 6 12, 6 और 6 12 और 1 13, 9 10 11, 11 और 8 19, तो ये आ गया 293 अंडर रूट में 293। अब ये रूट से बाहर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख दो रूट में 293 अपॉन 7, रूट में 293 अपॉन में 7। मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हमने a ढूंढा, फिर a2, फिर b ढूंढा और उनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करा और आपका उत्तर आपके सामने है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ रही है क्या चीज़ें? अब आपके पेपर वाले क्वेश्चन भी शुरू होंगे, इसमें भी कुछ पेपर वाले थे। ठीक है, अब ये भी करते हैं, आ जाओ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास थ्रू होती है। तो इसका मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, पूरी बात सुनो भाई, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पासिस थ्रू हो रही है आई कैप, पूरी बात सुन लो। अच्छा कार्टेशियन पूछिए, वेक्टर पूछिए भाई, आई कैप प्लस 2j माइनस का 4k। ठीक है भाई, ये पासिंग थ्रू पॉइंट हो गया। अब अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर जमा लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो जो डी आर्स हैं इस वेक्टर के वो क्या हो गए? डी आर्स ऑफ लाइन हो गए बी वेक्टर, जिसको हम ए आई बी जे और सी के बोल सकते हैं। ये हमारे डी आर जो हमारी लाइन है। सबसे पहले हमसे एक लाइन की इक्वेशन पूछी है जिसमें हमें पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है। उसके बाद ध्यान से सुनना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस
वो वेक्टर इन दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर है। तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे किसी लाइन के डी आर्स कहाँ से मिल रहे हैं, सर ए बी सी है इसके डी आर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो लाइन इन दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर है। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, कभी कोई ऐसा वेक्टर प्राप्त करना हो जो बाकी दो पे परपेंडिकुलर हो तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो दो गिवन लाइन है, टू गिवन लाइन्स, या ऐसे लिख दो डी आर्स ऑफ टू गिवन लाइन्स, जो दो लाइनें गिवन हैं उनके डी आर्स लिखो। एक के हैं 3 माइनस का 16 और 7, सही है भाई, और दूसरी लाइन के हैं 3 8 और माइनस का 5। फिर से सुनो, दो लाइन गिवन है, दो लाइन, उन दोनों लाइनों पर हमारी जो लाइन हमें प्राप्त करनी है वो इन पे परपेंडिकुलर है। जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो दो लाइनों पे क्या है सर, परपेंडिकुलर है। जो हमें लाइन फाइंड करनी है अगर वो दो पे परपेंडिकुलर है तो उस लाइन के डी आर्स कैसे प्राप्त करोगे, तो आप कहोगे जो बी वेक्टर बराबर होगा वो बराबर होगा क्रॉस प्रोडक्ट के। किसके क्रॉस प्रोडक्ट के, भाई देखो, फाइंड अ लाइन या फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो आप उन ए और बी का क्रॉस निकाल देते हो। अब जो हमें बताना है वो इन दोनों के क्रॉस पे डिपेंड है, इन दोनों के। तो यहां पर आप लिखोगे पहली लाइन के डी आर्स और फिर आप लिखोगे दूसरी लाइन के डी आर्स। अब आई होप इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका बी वेक्टर आ जाएगा, उसको आप यहां पुट कर देना, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन कैसे बनेगी सर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ये रहा, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये रहा। इस तरीके से करना, और ये बहुत इजी वे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है भाई, करके देखना बच्चे। अब ये आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, पहले ये पता करते हैं, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। सबसे पहले लाइन अच्छे से अरेंज कर सकते हैं हम, या अरेंज है सर, अरेंज है। ध्यान से देखो, एक है आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस का जे प्लस का 6 के कैप, क्लियर है, और इधर है लैम्डा 3i माइनस का के, पहली लाइन। और दूसरी लाइन क्या है, आर वेक्टर बराबर माइनस का 3i, सॉरी आई नहीं है, जे है, बस इतनी गलती है और कुछ नहीं, माइनस का 3j प्लस का 3k, और ये हो गया म्यू i प्लस का 2j माइनस का k। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, एक एक करके सुनो। ये आर वेक्टर है, ठीक है, यहां से ना हम आई जे के कन्वर्ट करेंगे। जैसे समझो ये एक है ना, 1, यहां से भी आई है ना, तो 1 + 3 लैम्डा, और ये बन गया आई कैप, ठीक है। ऐसी जे कैप बनाओ, प्लस यहां से माइनस का 1 है जे में, और यहां से जे है ही नहीं ना, आई के बाद सीधा के है, तो माइनस का 1 ही रहेगा बस जे के साथ। इधर आ जाओ अब प्लस में, यहां से 6 आ रहा है के में, और यहाँ से माइनस का लैम्डा आ रहा है के में। बोलो सही है यहाँ तक, यस सर, ठीक है। सेम चीज़ इसमें बनाओ, सेम चीज़ सर, आई नहीं है इसमें तो खाली म्यू आई आएगा, ठीक है भाई, क्या आएगा, म्यू आई आ जाएगा। फिर जे है सर, तो माइनस का 3 है जे में, और यहाँ से 2 म्यू है, 2 म्यू है यहाँ पर, ठीक है भाई, जे आ गया। अब के की बात करते हैं सर, यहाँ से 3k आ रहा है, ठीक है, यहाँ से माइनस का म्यू आ रहा है, माइनस का म्यू आ रहा है। देखते चलो, दोबारा बताता हूँ, हमने क्या करा, ये आई था, ये भी आई था, इनको एक साथ लिखा, जे अकेला था वो ये रहा, के और के माइनस का लैम्डा वो यहाँ पर लिख दिया। सेम आई नहीं था तो आई ऐसी रह गया, जे था तो जे के साथ, के था तो के साथ। ये वैल्यू क्यों लिखी है अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी तसल्ली रखो। अब आपको इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों का एक्स वाई जेड कॉमन है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दोनों का एक्स वाई जेड कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों का आर वेक्टर सेम होगा, दोनों का आर वेक्टर सेम होगा। तो अब इसे हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, सिंपल। जैसे यहाँ पर देखो पॉइंट क्या है सर, एक्स का पॉइंट है 1 + 3 लैम्डा कोमा -1 कोमा 6 माइनस लैम्डा, और इधर से क्या आएगा सर, इधर से आएगा म्यू, इधर से आएगा माइनस का 3 + 2 म्यू, और सॉरी कॉमा
3 माइनस म्यू, इस तरीके से ये चीज़ आएगी, ठीक है ना। और आप लिखोगे क्या, गिवन लाइंस, क्या लिखोगे, गिवन लाइंस, और उसके बाद सीधा ऐसे करोगे जो मैं लिखते चल रहा हूँ। कंपेयर करो 1 + 3 लैम्डा इक्वल टू म्यू, पहली चीज, माइनस का 1 बराबर माइनस का 3 + 2 म्यू, 6 माइनस लैम्डा बराबर 3 माइनस म्यू। हमेशा दो इक्वेशन को सॉल्व कर तीसरे में पुट करना है, हमेशा दो इक्वेशन को सॉल्व कर तीसरे में पुट करना है, ये बात याद रखना। जैसे यहाँ से म्यू की वैल्यू आ रही है, देखते चलो, 2 म्यू, माइनस का 3 इधर आके प्लस का, 3 में से 1 गया 2, 2 म्यू आ गया, तो म्यू का आंसर कितना आ गया सर, 1 आ गया। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब म्यू को यहाँ रख दो, म्यू को इसमें पुट कर दो, 1 आ गया। 3 लैम्डा, 1 में से 1 गया 0, तो लैम्डा आ गया 0। यानी इतने पॉइंट से मुझे पता लग रहा है लैम्डा 0 है और म्यू 1 है। अब उन दोनों को इसमें पुट करो, लैम्डा बराबर 0 और म्यू बराबर 1, पुट इन दिस इक्वेशन, पुट इन दिस इक्वेशन। जैसे ही मैं पुट करता हूँ 6 माइनस 0 और 3 माइनस 1, तो ये 6 बराबर 2 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, तो आप नॉट इक्वल लिखकर बोलोगे लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, और क्वेश्चन खत्म। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ही यही था कि लाइन इंटरसेक्ट है या नहीं है, क्योंकि उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला है, और जब लाइन ही इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो कैसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया था पिछली बार, और अगर आप ये चीज पहचान पाते तो इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। देखो भाई ध्यान से, सर अगर ये इक्वल आ जाता तो इसका मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और जो भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू आती उसको हम पुट कर देते और हमारा आंसर आता। आओ समझाता हूँ, ठीक है। अब आगे कुछ पूछना ही नहीं है जब इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा तो भाई, ठीक है। अब एक और आया, देखो, अच्छा एक सेकेंड, पहले इंटरसेक्शन वाला ही देखते हैं। ये भी इंटरसेक्शन का ही है। आपको P की वैल्यू बतानी है और लाइंस परपेंडिकुलर है ईच अदर। पूरा क्वेश्चन समझते हैं, 5 नंबर का है। पहले लाइन लिखूंगा मैं यहाँ पे, आर वेक्टर लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा + 1 जे कैप और 3 लैम्डा + 2 के कैप। अच्छे फॉर्म में लिखिए वैसे लाइन, ये जैसे हम अरेंज कर रहे थे ना पीछे, ये पहले से अरेंज है। नीचे लिखा है आई कैप -3 म्यू जे कैप और P म्यू +7 के कैप। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हमें बोला ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो समझो, पहले इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन, डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन और डी आर्स ऑफ सेकंड लाइन। मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि डायरेक्ट में आप फंसते हो। आप बताता हूं, सबसे पहले मैं लाइन को अरेंज कर लेता हूं, इसी को आगे आपकी सहूलियत के लिए। ध्यान दो, पहले ना लैम्डा वाले अलग कर लो। जैसे देखो, लैम्डा आई, देखते चलना, लैम्डा आई, ठीक है, 2 लैम्डा जे, 3 लैम्डा के, ठीक है। अब जो बिना लैम्डा वाले बच गए उन्हें लिख लो, उन्हें लिख लो। सर इसमें लैम्डा है ही नहीं, इसमें देखो 1 जे, आर वेक्टर है बराबर 1 जे और इधर 2 के, ये बन गई आपकी लाइन। देखते चलो, अब इसमें आप लैम्डा कॉमन ले लोगे, इसमें आप लैम्डा कॉमन ले लोगे, जे कैप + 2 के कैप प्लस लैम्डा कॉमन आ गया, आई कैप + 2 जे कैप + 3 के कैप। अब जब इस तरीके से लाइन लिख दिया आपने तो इसी चीज को तो डी आर्स बोला जाता है ना, इसी को तो डी आर्स बोला जाता है ना। तो पहली लाइन के डी आर्स आ गए 1 2 3। अब चलते दूसरी लाइन की तरफ, दूसरी लाइन की तरफ। इसमें देखो म्यू वाले अलग कर लो, ठीक है। -3 म्यू जे है, -3 म्यू जे है और इसमें P म्यू के है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो जिसमें म्यू नहीं है, सर आई है, इसमें म्यू है, इसमें नहीं है, 7 के है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो दोनों में म्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में म्यू कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, आई + 7 के, ठीक है, और इन दोनों में देखो म्यू कॉमन आ रहा है। सर जब म्यू कॉमन आ गया इसमें तो यहाँ बचा -3 जे और प्लस का P के। तो ये भी तो डी आर्स हो गए, ये भी तो डी आर्स हो गए। तो क्या आए डी आर्स? सर -0 आएगा पहले तो, क्यों? क्योंकि आई नहीं है। फिर -3 आएगा
और फिर P आएगा क्योंकि K के साथ वाली वैल्यू आती है। अब पहली लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पे, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 वो 0 होगा। परपेंडिकुलर की स्टोरी A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 को P से मल्टीप्लाई करो। देखो भाई, अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसे एक्सप्लेन करो कि A1 क्या है A2 क्या है, तो देखो भाई बोर्ड की प्रिपरेशन की वीडियो बन रही है, वन शॉट रिवीजन हो रही है। अगर आप बिल्कुल वो चाहते थे तो मैं पहले ये चीज़ कराता जब आपका ईयर चल रहा था। अभी पेपर के वन शॉट में मैं छोटी छोटी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, फिर भी मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखो इधर सॉल्व करते हैं। माइनस का 6 उधर जाके प्लस का, तो P का आंसर आ गया 6/3 यानी 2। तो P बराबर आ गया 2, P बराबर आ गया 2। सही है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब आपसे पूछा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल्सो इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मजा आएगा। सर कैसे? देखो पहले लाइन लिख लेता हूं मैं, आर वेक्टर बराबर लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस जे 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2 के। ठीक है, नीचे आ जाओ। आर वेक्टर बराबर आई कैप, देखते चलना, आई कैप माइनस 3 म्यू जे कैप। ठीक है, और प्लस, अब ध्यान से सुनो, अब P म्यू है तो P की जगह मैंने 2 रख दिया, P की जगह रख दिया 2 म्यू। सही है, 2 म्यू रख दिया यहाँ पर और प्लस में 7 के। ठीक है भाई, अब ज़रा नोटिस करो, फिर से आर वेक्टर को इक्वल करना है, फिर से आर वेक्टर को इक्वल करना है, तो ये चीज़ इस वाली चीज़ के इक्वल हो जाएगी। तो क्या क्या उठाएंगे? देखो लैम्डा, यहाँ से लैम्डा उठाया, फिर 2 लैम्डा प्लस 1 उठाया, देखते चलना, यहाँ से आई वाला, फिर जे वाला, फिर के वाला। ठीक है, और इसको इक्वल रख दिया किसके? सर नीचे वाले के। 1 पहले में आई है, फिर माइनस का 3 म्यू और फिर 2 म्यू प्लस 7। ओके, अब देखो भाई लैम्डा बराबर 1, कंपेयर कर रहा हूँ मैं एक्स के साथ एक्स वाला, फिर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 3 म्यू, फिर 3 लैम्डा प्लस का 2 और 2 म्यू जो मर्जी समझ जाओ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं चटक भटक कलर में। तो लैम्डा हो गया 1, लैम्डा की जगह रखा 1 प्लस 1 माइनस का 3 म्यू, 2 एकम 2 और 1 3, म्यू को -3 से डिवाइड कर दो, तो म्यू की वैल्यू आ गई -1। अब लैम्डा और म्यू आ गया, लैम्डा और म्यू आ गया। अब लैम्डा बराबर 1 और म्यू बराबर -1 पुट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। 3 1 प्लस 2 2 -1 प्लस 7, 3 एकम 3 और 2 5, 7 एकम 7 और -2, तो ये भी 5 इक्वल आ गया ना। दैट मीन्स पॉइंट या लैम्डा एंड म्यू वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? थोड़े कलर्स में ना बड़ा कम फेर फेर है, देखते चलो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? अब आपकी मर्जी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, या तो लैम्डा पुट कर दो या म्यू पुट कर दो, दोनों से आंसर आएगा। सर लैम्डा पुट करो 1, यहां रखा 1 आ गया, कोमा यहां रखो 2 एकम 2 और 1 3 आ गया, 3 एकम 3 और 2 5 आ गया। सर म्यू से भी यही आंसर आता, रख लो, एक तो एक ही रहेगा, -1 3 हो गया, -1 7 में से 2 गया 5 हो गया। देख रहे हो आप? तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। ये होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना। ठीक है, आ जाओ, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। अच्छा, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रोइड मतलब इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट, समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां सेंट्रोइड पूछा है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। अगर इस लाइन से मीडियन है और इस लाइन से मीडियन है तो ये क्या है? सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप पहले इन दोनों को पढ़ना, सॉल्व करना मैं नहीं बताऊंगा भाई, आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, बस इसी को सेंट्रोइड बोलते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि सेंट्रोइड की जो पूरी डिटेल होती है वो ये होती है
कि तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा सेंट्रॉइड होता है। तो बेसिकली 3 हो चाहे 2 हो, इंटरसेक्ट तो हो रही है ना, तो उस तरीके से सॉल्व करना और ज़रूर करना। अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इमेज। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द इमेज ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां पर 2 चीजें सिखाऊंगा, दोनों सुन लेना। एक पॉइंट है P, यहां से हमने इमेज ड्रॉ करनी है किस लाइन पर? x अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन z माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। और इस P पॉइंट की इस लाइन पे जो इमेज है वो P डैश है, जो कि है 107। बीच वाले को Q मान लेते हैं और आपको P की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर ये सीधी लाइन बन रही है, इमेज बन रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो एक एक करके, ठीक है। इमेज ऑफ P एक्स वाई जेड, टू लाइन x अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 2 अपॉन 3 इज P डैश 107, ठीक है भाई। अब यहां पर ना कुछ सीखने वाली बात होती है, कुछ सीखने वाली बात होती है। ये जो Q है ना, Q, ये Q इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। याद रखना इस बात को, क्योंकि पेपर में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इसके थ्रू वो क्लियर हो जाएगा। ये बात याद रखना, Q जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जिसे हम एक्स वाई जेड बोलते हैं। अभी एक्स वाई जेड कहाँ से आएगा, तसल्ली रखो, आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। Q इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और ऑल्सो Q इज मिड पॉइंट, क्योंकि बताता हूं, मिड पॉइंट होगा P और P डैश का। सर क्यों? जैसे समझो, मैं शीशे में जब अपने आप को देखता हूं तो मैं शीशे में अपनी इमेज उतनी ही दूर देखता हूं जितना दूर मैं शीशे से खड़ा होता हूं। तो जो शीशा होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो वैसे ही ये मिड पॉइंट है Q। Q हो गया मिड पॉइंट भी, है ना। अब सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना। x/1 बराबर y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू में मान लिया लैम्डा। इक्वल टू में क्या मान लिया जी, लैम्डा मान लिया। तो एक एक करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। x बराबर लैम्डा, y बराबर 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई, माइनस का 1 उधर जाके सर प्लस का, इसको सॉल्व करो। अब 3 लैम्डा, z बराबर माइनस का 2 उधर जाके प्लस का। तो जो आपका Q है वो आ गया लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ ध्यान से देख लो, आपका Q पॉइंट आ गया लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। अब ये 2 तरीके से आता है, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो आप समझो ध्यान से, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, दोनों ही तो परपेंडिकुलर है ना। अब एक एक करके चीजें समझो। जो हमारे एक लाइन दी हुई है उसके DRs क्या हैं, DRs ऑफ गिवन लाइन क्या है, जरा पढ़ के बता दो फटाफट। गिवन लाइन के DRs क्या हैं सर? 1 2 3, 1 2 3। याद रखना इस बात को। पहले ये बताओ, ये लाइन है, इसके इक्वल टू में लैम्डा रखकर हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया, वो हमारा Q है। वो हमारा Q क्यों है? क्योंकि Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है, इंटरसेक्शन पे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, DRs क्या होंगे? किस किस के DRs? P डैश और Q के। अगर आपसे इमेज पूछी होती तो आप इसके निकालते, अभी आप इसके निकाल रहे हो, दोनों एक ही बात है, एक ही तरीके से होता है। नीचे P डैश है, तो DRs का तरीका क्या होता है सर? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो लैम्डा में से 1 माइनस, लैम्डा में से 1 माइनस, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 0 माइनस, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 0 माइनस, फर्क नहीं पड़ रहा। 3 लैम्डा प्लस 2 में से 7 माइनस, अब बहुत फर्क पड़ेगा, 3 लैम्डा माइनस का 5 आएगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें ओके हैं। अब ध्यान देना, जो P डैश Q है वो परपेंडिकुलर है ना गिवन लाइन पे, हाँ या ना? जो 2 P डैश Q है, ये चीज ये परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, तो जो दोनों के DRs का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। यानी A1 A2, B1 B2, C1 C2,
0 के बराबर होगा। यस सर। तो जरा नोटिस करो, पहले पी इसके डी आर्स लिख दो। लैम्डा -1, अरे तू कहाँ गया भाई, लैम्डा -1, ठीक है, 2 लैम्डा +1, ठीक है, 3 लैम्डा -5, ये लिख दिया जी हमने। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब जो समझो इस लाइन के डी आर्स तो आपने लिख दिए है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करके। इस लाइन के डी आर्स भी तो लिखो, 1 2 3, 1 2 3। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर क्यों हो रहा है, मुझे ये बात बता दो। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, इसके डी आर्स, नीचे से जो लाइन आ रही है उसके डी आर्स दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए 0 हो रहा है। अब सॉल्व करो, लैम्डा -1, 4 लैम्डा, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 5 तिया 15, ठीक है, सॉल्व करो। 4 और 1 5, अच्छा पूरा लिख लेते हैं ना, 4 9 और 4 13 और 1 14, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 1 में से 15 गया -14, ठीक है भाई, सही है। अरे 15 1 16 कर लो, 16 में से 2 घटा दो, एक ही बात है। तो लैम्डा बराबर आ गया, आपको उत्तर दिख ही रहा है, 14 से 14 कैंसिल और ये आ गया 1। जब लैम्डा 1 आ रहा है, पूरी बात सुनना, जब लैम्डा 1 आ रहा है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। सर वो तो पूछा ही नहीं है तो बता क्यों रहा है। अरे फुट ऑफ परपेंडिकुलर छोड़ो, क्यू तो बताना पड़ेगा मेरी जान, क्यू तो बताना पड़ेगा। कहाँ पर है क्यू, सर ये रहा, इस क्यू में इस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, क्यू में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या है सर, लैम्डा है सबसे पहले 1, फिर क्या है सर, फिर है सर 2 लैम्डा +1, तो 2 एकम 2 और 1 3, फिर क्या है, फिर क्या है, थैंक यू है, रुक जाओ भी, 3 लैम्डा +2 है, तो 1 जरा उसमें पुट कर दो, इस वाले में क्यू में, इसमें मत पुट करने लगना, ये डी आर्स है, क्यू में पुट करो। 3 लैम्डा +2 है तो 1 रखने से क्या आएगा सर, 5 आएगा, 3 एकम 3 और 2 5, तो ये जो 135 आया है, 135 आया है, भाई तू कहाँ जा रहा है बार बार, 135 आ रहा है। तो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन होगा खत्म। कैसे, देखो इधर, सबसे पहले ऊपर है XYZ, सही है, बीच में है Q जो कि आ गया 135, नीचे है 107, आई थिंक यही है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, अब आपसे पूछा था P बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया है कि ये वैल्यू मिड पॉइंट का भी काम कर रही है, ये हो गया 135, और मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है सर, दोनों को जमा करके 2 से भाग करो, दोनों को जमा करके 2 से भाग करो, तो जो आपका 135 है मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, क्या होता है सर, x +1 अपॉन में 2, x +1 अपॉन में 2, y प्लस में 0 अपॉन में 2, और z प्लस में 7 अपॉन में 2। अब मुझे इतना तो आप पे भरोसा है कि आप कमेंट के अंदर XYZ की वैल्यू निकाल कर बताओगे, जो कि आपको सिंपली दिखाई दे रही है। x +1 अपॉन 2 को 1 से कंपेयर, इस वाले को 3 से कंपेयर, इस वाले को 5 से कंपेयर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक बार में पूरा सा पूरा आपको समझा दूं कि होता क्या है। देखो, इमेज वाला क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है। लेट से यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है, ये पॉइंट हमेशा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, कंफ्यूज मत होना। ये हमेशा आता कैसे है, जो भी हमें लाइन दी हुई होती है उसकी XYZ की वैल्यू, उसकी XYZ की वैल्यू यहाँ इमेज होती है। पूरी बात सुनते चलो। फिर आप क्या करते हो, अगर आपको ये पॉइंट गिवन है या ये पॉइंट गिवन है, कोई एक गिवन होगा, जहां गिवन है ना उस लाइन के डी आर्स निकाल लो, हाँ या ना। फिर इस लाइन के डी आर्स आपको डायरेक्ट मिल ही जाते हैं, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, जिससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उस लैम्डा की वैल्यू को इनमें पुट कर दो, हाँ या ना। नोट्स बना लो इसके। तो आपका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब आपका ये आ गया, ये गिवन है, ये गिवन है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर इसे निकाल लो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर इसे निकाल लो, ठीक है। जैसे कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ये आपने करा, ठीक है भाई। अब जरा इसमें अगर मैं XYZ निकालने की कोशिश करूं आपके लिए, देखो भाई, 2 एकम 2 और प्लस का 1 माइनस आ गया जी 1, फिर 3 दूनी 6 और 0 है वो, ठीक है जी। फिर 5 दूनी 10 और 10 में से 7 को माइनस 3, ये हमारा आ गया XYZ। ये क्या आ गया हमारा XYZ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। आज के लिए इतना ही, आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
ये बात याद रखो। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो भाई अपना प्यार व्यक्त करो, टेलीग्राम पे आ जाओ ताकि आपको चीज़ों की अपडेट मैं दे सकूँ। नोट्स चाहिए वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है भाई, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, साइनिंग ऑफ।